Good morning to all of my dear aspirants for UPSC and BPSC. My dear guys, today I am going to discuss about Indian economy. On the basis of Indian economy, this topic is very special for you all. Those who are preparing for UPSC and BPSC मेंस एग्जामिनेशन, तो स्पेशली हम खासतौर पर उन लोगों के लिए चर्चा करेंगे जो यूपीएससी बीपीएससी की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये आज का हमारा टॉपिक होगा। और दिस टॉपिक इज़ वेरी गेनफुल फॉर यू। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा गेनफुल होगा, क्योंकि आज का हमारा जो सवाल होगा वो होगा, विल इंडिया बी द फिफ्थ इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड टिल 2025? प्रश्न होगा कि क्या 2025 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी, क्या विश्व की अर्थव्यवस्था में पांचवी अर्थव्यवस्था होगी? जिस तरह से भी हम देख सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इंडियन जो इकोनॉमी है, यह मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि छठी इकोनॉमी बन चुकी है। जिस तरह से कोविड-19 का एक बहुत बड़ा प्रकोप रहा, कोविड-19 जिस तरह से हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पेंडेमिक के रूप में आता है, और वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी, ना केवल हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बल्कि वर्ल्ड के जितने भी प्रकार के किसी भी देश को चलाने हेतु भिन्न-भिन्न प्रकार के जो हमारे सेक्टर्स होते हैं, सारे सेक्टर्स को जिस तरह से कंप्लीटली कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉयड किया है, डिवास्टेट किया है। उस आधार पे हम चर्चा करेंगे कि क्या वर्ल्ड की इकोनॉमी में जिस तरह से भी खासतौर पे हमारी भारत जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ऐसी इकोनॉमी में जो इस तरह की समस्याएं हैं, इस समस्याओं को निदान कैसे किया जा सकता है। या यदि हम बात करते हैं कि 2025 तक भारत की फिर पांचवी अर्थव्यवस्था वर्ल्ड में इकोनॉमी बन जाएगा, तो ऐसा क्या क्या चीजें होगी। उसके अलावा भी हम देखेंगे कि वर्ल्ड की इकोनॉमी पूरा का पूरा ध्वस्त हो चुका है, जबकि ये पूरे फॉर्म में यदि देखा जाए तो चाइना की इकोनॉमी जो है, आप देख सकते हैं कि 3.4% के साथ उसका इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता है। यानी जिस तरह से वर्ल्ड की इकोनॉमी और वर्ल्ड की जो जीडीपी है वह एक निगेटिव की ओर जाता है, डिक्लाइन होना चालू हो जाता है, वहीं चाइना की जो इकोनॉमी 3.4% के साथ वो अपग्रेड होता है, या कह सकते हैं सर्ज करता है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2021 जो रहा, तो इसमें हमने देखा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो जहां 7.5% डिक्लाइन होता है, यानी निगेटिव की ओर जाता है। भारत की जीडीपी जहां 7.5% नीचे गिर जाता है, वहीं भारत के अलावा भारत की जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र जो चाइना है, उसके यहाँ जहां से हम कह सकते हैं कि कोविड-19 ऐसे पेंडेमिक जो बीमारी है पूरे वर्ल्ड को अफेक्टेड किया है, और जहां से ये बीमारी का उत्सर्जन होता है, जनरेट होता है, उस देश की अर्थव्यवस्था पॉजिटिव में आ जाता है, वहां की अर्थव्यवस्था सर्ज करता है। तो आखिर क्या कारण हो सकते हैं? तो यह मुख्य रूप से हमारा यूपीएससी और बीपीएससी का जो हमारा मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बीपीएससी, और इसमें हम खासतौर पर ये सारे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि चाइना की जो इकोनॉमी इतने बुस्टअप हो रहा है, ये बुस्टअप होने के पीछे रीजंस क्या है, ये सारे चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा CEBR, ये एक रिपोर्ट आई है। CEBR स्टैंडर्ड जो होता है, इसका मतलब होता है सेंटर फॉर इकोनॉमिक बिजनेस एंड रिसर्च, ठीक है। तो यह मुख्य रूप से जो है खासतौर पर इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो यह एक इंग्लैंड का, खासतौर पे हम कहें तो इंग्लैंड का एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इकोनॉमिक रिसर्च एक इंस्टीट्यूशन जिन्होंने वर्ल्ड की इकोनॉमी की ओर अपने एस्टिमेशंस को दिया है। उस एस्टिमेशन में भारत की इकोनॉमी पर भी इन्होंने फोकस किया है। वर्ल्ड में देखा जाए तो चाइना की इकोनॉमी पर भी इन्होंने फोकस किया है। तो सबसे पहले ऐसा है कि मैं इस पूरे एपिसोड में चाइना से ही शुरुआत करता हूं। तो जिस तरह से देखा जाए कि रिपोर्ट के आधार को यदि हम बेस को मानते हैं, तो ये बेस के आधार पर यदि देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में, जैसा कि चाइना की अर्थव्यवस्था की यदि बात करें, तो चाइना की अर्थव्यवस्था की जो पहले प्रेडिक्शंस की गई थी, वह प्रेडिक्शन था कि 2033, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि 2033 तक जो चाइना की जो इकोनॉमी होगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, ठीक है। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी का मतलब हम कह सकते हैं कि जहां हमारा यूएसए अमेरिका की जो इकोनॉमी है, अमेरिका की इकोनॉमी के पछाड़ देगा 2033 में, वो पछाड़ करके ये फर्स्ट इकोनॉमी वर्ल्ड का हो जाएगा। जैसा कि अभी हमारा फर्स्ट या लार्जेस्ट जो हमारा सबसे बिगेस्ट जो इकोनॉमी वर्ल्ड का है वो हमारा यूएस है। लेकिन अब इसमें हमने देखा कि ठीक 5 साल पीछे हम आ गए हैं, ठीक है। यानी 2028 का ही हमारा अब डेटा दे रहा है कि लगभग 2028 में वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा वह चाइना हो जाएगा। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि जहां पर इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी अपने आप में ध्वस्त हो जाती है, वहीं चाइना की इकोनॉमी जो है एक सकारात्मक कह सकते हैं पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ अपने आप को उद्धृत रहता है या मार्केट में बनाए रहता है, ठीक है। इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसा कि हम कह सकते हैं यदि हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, यदि हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, तो दोनों चीज़ों में जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, तो सारे जो एपिसोड होते हैं, सारे क्राइटेरिया जो होते हैं, सारे क्राइटेरिया में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि चाइना का एक बहुत बड़ा दबदबा बना हुआ है।
और चाइना इस पे अपनी जो पोजीशन होता है, ये पोजीशन को कहीं न बरकरार करने की कोशिश की है, बरकरार करने में सफल भी रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात हो जाता है चाइना के लिए। यदि हम कोविड-19 के दौरान यदि वर्ल्ड में जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शंस हुआ और वर्ल्ड के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शंस में कितने कंजप्शंस हुए और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाइना का अपना एक प्रोडक्टिविटी जो उसका कह सकते हैं या इकोनॉमिक स्टैटिस्टिकल जो पॉलिसी उसका बना रहा, वो सारे पॉलिसीज की ओर यदि हम देखें तो इसमें एट अ ग्लेंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड में यानी हम कह सकते हैं जो ग्लोबल जो हमारा एयर कंडीशन होता है यानी एसी होता है, तो वर्ल्ड का एसी जो प्रोडक्शंस होते हैं उस प्रोडक्शन में लगभग हम कह सकते हैं 80% जो कंट्रीब्यूशन है, यानी वर्ल्ड की जो प्रोडक्शंस ऑफ या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो हमारा एयर कंडीशन होता है उसमें 80% जो है ये प्रोडक्ट केवल किया जा रहा है चाइना के द्वारा। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कह सकते हैं वर्ल्ड में जो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, यह डिमांड को लगभग हम कह सकते हैं कि यह 80% लोगों को फुलफिल कर रहा है। यानी देश के वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को कहीं न कहीं ये अपना एक मार्केट बना चुका है, कंज्यूमर मार्केट बना रखा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि लगभग मार्केट के आधार पर देखें तो दुनिया में जितने भी स्मार्टफ़ोन हैं आज के डेट में, ठीक है, तो दुनिया के जितने भी आप आज स्मार्टफ़ोन है, सारे स्मार्टफ़ोन में लगभग 70% जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है, उसका जो प्रोडक्शन जो हो रहा है, वह मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि चाइना में इसका किया जा रहा है। और चाइना मार्केट का, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का जो हमारा स्मार्टफ़ोन है, उस पे लगभग 70% इसकी अपना कंट्रीब्यूशन है यानी दबदबा बना चुका है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यदि हम इसके अलावा हम देखें तो लगभग 73 से 74% जो है, ठीक है, तो वर्ल्ड का जो हमारा सोलर है या सोलर आप कह सकते हैं, सोलर जो हमारा सेल होता है, ठीक है, तो सोलर सेल को प्रोडक्शंस करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में कहीं न कहीं चाइना 73 से 74% ये अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रही है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड में जो हमारा सीमेंट उद्योग है, ठीक है, तो सीमेंट जो हमारा इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री का लगभग 60% जो प्रोडक्टिविटी होता है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वर्तमान में चाइना अकेले कर रहा है विश्व के सामने। 60% सीमेंट इंडस्ट्री या सीमेंट का हम कह सकते हैं प्रोडक्शन जो है अकेला चाइना कर रहा है, और चाइना के भी हम कह सकते शेयर वर्ल्ड में लगभग 60% है। तो ओवरऑल अब सोचने वाली बात है कि जितने भी हमारे पास खास तौर पे यदि हम मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, वे सारे मटेरियल्स को प्रोडक्टिविटी के आधार यदि देखा जाए, बेस ऑफ द प्रोडक्टिविटी देखा जाए, तो उसमें चाइना का एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं ग्रास्पिंग हो चुका है, बहुत बड़ा रिगेन कर चुका है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड की यदि हम कोल इंडस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, यानी कोल प्रोडक्शंस की बात करते हैं, तो कोल इंडस्ट्री या कोल प्रोडक्शंस में वर्ल्ड में 50% इसकी कंट्रीब्यूशन हो जाती है चाइना का। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि लगभग 44 से 45%, ठीक है, 44 से 45% जो हमारा शिप होता है, यानी जिसको हम कह सकते हैं वाटरवेज से रिलेटेड जितने भी हमारे पास कह सकते हैं इंडस्ट्रीज रिलेटेड होते हैं, या जो कह सकते हैं पानी जहाज का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो प्रोडक्शंस होता है, तो शिप या वाटरवेज से रिलेटेड जितने भी हमारे पास शिपिंग का कार्य होते हैं, लगभग 44 से 45% जो है अकेले चाइना इसको शेयर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि लगभग 60% ग्लोबल की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ, जो शूज होते हैं, जूता होते हैं, जो इसका प्रोडक्शंस होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं कि शूज मार्केटिंग या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शूज बनाए जाते हैं उसमें से 60% जो है उसकी कंट्रीब्यूशन या शेयर जो है चाइना का हो जाता है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो यदि हम हेवी इंडस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो हेवी इंडस्ट्री मतलब हम कह सकते हैं भारी उद्योग, ठीक है, तो हेवी इंडस्ट्री में हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों की क्या आवश्यकता होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें होती है वह हमारा स्टील का होता है। और बेसिक चीज़ में यदि हम स्टील की बात करें तो अकेले चाइना जो है हाफ, यानी मान लिया जाए कि 100% किसी की आवश्यकता है किसी भी हेवी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, तो वैसे परिस्थिति में हेवी इंडस्ट्री में लगभग आधा यानी 1/2 इक्वल टू हम कह सकते हैं 50% जो है ये अकेले कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसा कि हम यदि भारत की बात करें तो भारत जिस तरह से प्रोडक्टिविटी कर रही है या भारत जिस तरह से कार्यों को करने में लगा हुआ है, और भारत को हम कह सकते हैं कि भारी उद्योग को करने के लिए इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता होगी, लेकिन सोचने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50% ये अकेले कंट्रीब्यूट कर रहा है।
तो इससे क्या हुआ कि मार्केट में इनकी एक अपनी बड़ी दबदबा भी बनी हुई है। दूसरे अलावे हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और किसी भी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जितने भी मटेरियल्स होते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, वे सारे पर कहीं ना कहीं जो दबदबा की बात कर रहे हैं उस पर हमारा चाइना का पड़ा हुआ है। और इसके अलावा भी हमने कहा कि वर्ल्ड में यदि हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी क्रॉप्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, इसी आधार पर हमने पहले चर्चा आपको कर दिया कि प्राइमरी और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है, तो ये दोनों चीज़ों पर लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि चाइना का लगभग जो है इस पर कब्जा हो चुका है। ठीक है, तो इस फील्ड में भी वो बहुत आगे है। अब इसके अलावा यदि हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग में आप देख सकते हैं कि चीन जो है प्रत्येक साल यानी एवरी ईयर की मैं बात करता हूँ, ठीक है, एवरी ईयर जो है वह 2560 बिलियन डॉलर, ध्यान देंगे 2560 बिलियन डॉलर यानी 2560 अरब डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। अरब डॉलर का एक केवल क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। जबकि इसके अलावा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यदि देखा जाए तो वहीं भारत का कुल जो भारत का यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो भारत का जो एक्सपोर्टिंग है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंडिया, तो इंडिया जो का जो टोटल एक्सपोर्टिंग यदि है तो वह हमारा ज़्यादा नहीं 430 बिलियन डॉलर है। ध्यान देंगे 430 बिलियन डॉलर। वहीं चाइना की यदि हम देखते हैं तो 2560 बिलियन डॉलर है। तो सोचने वाली बात है कि यदि हम एक्सपोर्ट की भी बात करते हैं तो इसको बहुत आगे है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक साल चाइना की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या कसर इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग की यदि बात हो तो इसमें भी ये थोड़ा भी कम नहीं है। और भारत कहाँ 430 बिलियन डॉलर पर ही रुक जा रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल या कह सकते हैं स्टिक कर जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि यदि हम इम्पोर्ट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि चीन जो है वह इम्पोर्ट नहीं करता है, केवल एक्सपोर्ट ही करता है। एट द टाइम ऑफ नीड हम कह सकते हैं, जब भी इसको जरूरत पड़ता है तो जरूरत के समय में ये भी कोई कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं जिससे ये अपना इम्पोर्ट भी कर लेता है, इम्पोर्ट करके अपने कार्यों को चलाता है। लेकिन जिस आधार पे इसको इंपोर्ट करना चाहिए, जो एक रेशियो होना चाहिए इंपोर्ट करने का, या कहीं ना कहीं अपने नेचुरल रिसोर्सेस उसे फुलफिल करता है, बल्कि एक्सपोर्टिंग करने में बहुत आगे है और सामने वाले देशों में ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है। यही कारण बना हुआ होगा कि आप हमने जब देखा था बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया का देखा तो उसमें हमने देखा था कि चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड मार्केट थी उसमें हम लगभग 500 बिलियन का हमारा लॉस हो रहा था। जबकि वही हम चाइना अमेरिका के साथ बात करें तो अमेरिका के साथ हमारा मार्केटिंग जो था वो सरप्लस में चल रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हम कह सकते हैं। ठीक है, और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो कच्चा हमारे पास माल होते हैं, तो रॉ मटेरियल लगभग सालाना की बात करें, एनुअली हम यदि बात करें तो लगभग 2000, ध्यान देंगे 2115 बिलियन डॉलर यानी लगभग 2150 बिलियन डॉलर का एक क्या करता है, इंपोर्टिंग करता है। कौन, चाइना। ध्यान देंगे लगभग सालाना 2150 बिलियन डॉलर का ये इंपोर्ट करता है। जबकि भारत के यदि हम रेफरेंस, इंडिया के यदि हम रेफरेंस को लेते हैं तो इंडिया का रेफरेंस में यह लगभग कह सकते हैं अबाउट जो होता है 515 यानी 515 हमारा बिलियन डॉलर का केवल हम इंपोर्टिंग डॉलर में कर पाते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यानी इसका इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग दोनों की यदि बात करें तो भी है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो चीन जो है, यदि हम चीन की हम रेल नेटवर्क की बात करें, ठीक है, तो चीन की यदि आप रेल नेटवर्क की बात करते हैं तो चीन में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि लगभग वहां आप कह सकते हैं कि 1 लाख 1,21,000 यानी 1,21,000 किलोमीटर में इसकी जो है रेलवे नेटवर्क जो है फैला हुआ है। इससे फायदा क्या हुआ कि लगभग लगभग हर क्षेत्रों में अपना रेलवे नेटवर्क को फैला चुका है। जिससे क्या हुआ कि जो वहाँ के किसान के जो प्रोडक्टिविटी हैं, जो उनके फसल हैं, उसको बहुत आसान तरीका से कह सकते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उनको उपलब्ध हो जाती है। जिससे कि वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है उस प्रोडक्टिविटी को मार्केट में पहुँचने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होता। जिससे कि क्या होता है कि किसानों में एक कह सकते हैं इंकरेजमेंट होती है फसल को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, जिससे कि और साथ ही साथ कह सकते हैं उनकी जो भी रॉ मटेरियल्स भी हो सकते हैं, है ना, तो इस तरह की चीज़ों को कहीं ना कहीं खराब होने से भी बचाया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि जब उनमें इंकरेजमेंट होती है तो इस तरह से कार्य करते हैं, अपने एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा, अपने प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वहाँ की गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, गवर्नमेंट भी इसको इंकरेजमेंट करने में लगी हुई है। तो ये हमारा भी आधार होता है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत तेजी से जो रेलवे नेटवर्क होता है फैलाने में चाइना कहीं ना कहीं अपना एक बहुत बड़ा योगदान यानी कंट्रीब्यूशन कर रहा है।
जहां हम भारत की अर्थव्यवस्था की देखें कोविड-19 में, तो जहां हम देखते हैं कि 2020-21 में भारत जो है -7.9% हमारा जीडीपी चला, सॉरी 7.5%, -7.5 माइनस यानी 7.5% जहां हमारा जीडीपी स्लो कर जाए या कह सकते हैं डिक्लाइन हो जाती है, वहीं वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो चाइना पॉजिटिव यानी 3.4% इसकी इकोनॉमी या इसकी जीडीपी जो होता है पॉजिटिव रेस्पॉन्स लेके आता है। तो यह एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है, एक सकारात्मक दृष्टि से असर्टिव वे से इसको सोचने की बात है कि चाइना की इकोनॉमी इतनी तेजी से कैसे बढ़ा और हमारी इकोनॉमी या वर्ल्ड की इकोनॉमी इतने डिक्लाइन क्यों हुआ। ठीक है, तो इस तरह के चुनौतियां जो आई है, इस चुनौतियां को जानने की बहुत जरूरत है। अब हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट, जो आपको पीडीएफ हम उपलब्ध करा रहे हैं इस पीडीएफ पे चर्चा करते हैं। तो अभी हमने जस्ट आपको बताया CEBR का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक बिजनेस एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये जो है हमारा CEB है, ये हमारा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक जो है ये हमारा इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, और इन्होंने वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में इन्होंने बताया, और इसी में बताया गया कि भारत जो है, जैसा कि अब पिछले इतिहास को हम देखते हैं तो भारत अभी यदि हम बात करें तो अभी भारत जो है 6th इकोनॉमी बन चुका है वर्ल्ड का, लेकिन इससे पहले भारत 5th इकोनॉमी बन चुका था। जब 5th इकोनॉमी भारत बन चुका था तो इससे पहले भी हम कह सकते हैं कि भारत जो था यूके यानी यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ा था, और पछाड़ने के बाद भारत 5वां अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। ठीक इसी प्रकार यदि अभी हम बात करते हैं तो फिर यही हुआ कि यूनाइटेड किंगडम जो है भारत को पछाड़ते हुए वो 5वां पोजीशन पे चला गया, और इंडिया का जो इकोनॉमी वो 6ठे पोजीशन पे चले गए। लेकिन हमारा CEBR का जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में यह बता रहा है कि 2025 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी वर्ल्ड की यदि देखा जाए तो 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो भारत की भी 6ठा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है 2020 में, है ना, और यह फिर रीगेन हो जाएगा यानी ओवरटेक कर देगा यूनाइटेड किंगडम को, है ना, और यूनाइटेड किंगडम को करने के बाद फिर वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कब? 2025 में, ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही हम कह सकते हैं 2030 में भारत की अर्थव्यवस्था जो है तीसरे पोजीशन पर आ जाएगी। और यह बात करती है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, ये जो रिपोर्ट आई है, एस्टिमेशंस आई है 2020 दिसंबर में आई है, इस आधार पर बताया जा रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी होगी वो हमारा 2030 तक हमारा 3rd पोजीशन पर भी हम आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि इंडिया को, अभी हमने जस्ट आपको बताया कि 2019 में यदि देखा जाए तो भारत जो था ओवरटेकन किया था, मतलब पछाड़ा था किसको? यूनाइटेड किंगडम को, और भारत जो था 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। लेकिन देख सकते हैं कि कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि पुनः फिर वो जो पीछे हुआ फिर वो भारत के साथ दोहरा दिया गया, और अभी इंग्लैंड भारत को पछाड़ करके इंडिया को 6th पोजीशन पर 2020 में भेज दिया, और बल्कि अपने आप को 5वां पोजीशन पर आ चुका है। अब हम देखते हैं कोविड-19 जो है एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं एक डिवास्टेटिंग क्राइटेरिया के साथ आया, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था का पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त किया। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की इसलिए हम ज़्यादा इम्फेसाइज करेंगे कि भारतीय हमारे इंडियन इकोनॉमी जो है ये हमारा एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। खास दूसरे आधार पे हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो है अभी भी हमारा मोर और लेस हम कहें तो ये हमारा एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर पे बिलोंग करता है, डिपेंड करता है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी हमारे देश की है, क्योंकि अभी भी यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मोमेंटम हमारा लॉस हुआ है। उसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं, जिस तरह से हम कह सकते हैं बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छे स्टेबल नहीं हो पाए, फ्रेगाइल बैंकिंग सिस्टम से। उसके बाद रिफॉर्म्स बहुत अच्छे से नहीं किए गए, और ख़ास तौर पे हम यदि बात करें तो ग्लोबल जो हमारा ट्रेड होता है उसको डिसेलरेट किया गया, मतलब हम कह सकते हैं वो भी अपना स्टेबिलिटी को दिखा नहीं पाया। तो ये सारे कारण हुए, ये सारे कारण के स्थिति कॉन्सिक्वेंसेस हम कह सकते हैं, सारे कॉन्सिक्वेंसेस के कारण कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की ओर आया है कोविड-19 में। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि ऐसा क्या हुआ। तो देख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम जो है जब ओवरटेकन किया इंडिया को ड्यूरिंग 2020, मतलब कह सकते हैं कोविड-19 के दौरान, और इसके पीछे और सारे रीजन्स हैं, जैसा कि कह सकते हैं कि भारतीय जो करेंसी है, भारतीय करेंसी का जो वर्थ है उसका वैल्यू गिरना, डॉलर पाउंड स्टर्लिंग का दाम बढ़ते जाना, तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था जो है डैमेज हुआ है। अब हम बात करते हैं कि सेंटर जो हमारा CEBR सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस जो रिसर्च है, इन्होंने फोरकास्ट किया कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था होगी, इंडियन जो इकोनॉमी होगी,
वह 2021 में 9% से बढ़ेगा, एक्सपेंड करेगा, लेकिन 2022 में 7% से एक्सपेंड करेगा। अब प्रश्न बनता है ऐसा क्यों? तो याद रखें कि जैसे जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी अभी क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, और ये जैसे जैसे डेवलप इकोनॉमी की ओर जाएगा तो कहीं कहीं सरकार को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं। कहीं कहीं हो सकता है सरकार कुछ चीज़ों को कुछ पॉलिसी मेकर जो है कुछ चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या हुआ कि जब तक हम डेवलप नहीं हो जाते, डेवलप होने के लिए हमारी जो ये जीडीपी है वो कहीं ना कहीं रिसेशन की ओर जा सकता है, डिक्लाइनेशन की ओर भी जा सकता है। तो वही बताया जा रहा है कि लगभग हम 2021 में जो हमारे इकोनॉमी जो होगा वह हमारा 9% पे चला जाएगा और 2022 में हम 7% पे चले जाएंगे, और जो हमारा ग्रोथ होगा धीरे धीरे स्लो करते जाएगा, है ना। इंडियन इकोनॉमी जो होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, डेवलप्ड हो जाएंगे। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एनुअल जो हमारा जीडीपी होगा एक ग्रोथ होगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि 2035 तक ये घट करके लगभग 5.8% पर आ जाएगा। यानी 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था जो होगी यह थोड़ा सा घटेगा और घट करके 5.8% पर हो जाएगा। अब इंडिया जो है ओवरटेक करेगा किसको? तो 2027 में हम देख रहे हैं कि 2027 में 2027 में इंडियन इकोनॉमी जो होगा वह जर्मनी की इकोनॉमी को ओवरटेक करेगा, नहीं हराएगा, पछाड़ेगा। जबकि 2030 में हम देख सकते हैं कि जापान की इकोनॉमी को भारतीय अर्थव्यवस्था पछाड़ेगा। इज इट ओके? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। और ऐसा बताया जाता है सीईबीआर के बारे में ने ऐसा बताया, जो यूनाइटेड किंगडम बेस्ड जो हमारा थिंक टैंक, यानी हम कह सकते हैं सीईबीआर की ओवरऑल चर्चा हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने बताया, फोरकास्ट जो किया कि चाइना जो है ओवरटेक करेगा किसको? अमेरिका को, ठीक है। और अमेरिका को ओवरटेक कर करके 2028 में ही ये वर्ल्ड का बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक है। अभी हम जस्ट चर्चा किया था कि 2028 में यानी 5 साल पहले, लेकिन था कितना? 2033 था, ठीक है। अब इसमें देखा 5 साल पहले, वहां पर भी लिखा हुआ है 5 ईयर अर्लियर, है ना, एस्टिमेशन ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टिंग रिवर्टिंग। तो कहता है कि पहले जो था ये हमारा 2033 हमारा रिवर्ट किया गया था, लेकिन क्या हुआ कि 2028 में ही चाइना जो है अमेरिका को, ठीक है, यूएस को क्या कर देगा? पछाड़ देगा, पछाड़ करके सुपर पावर या कह सकते हैं बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। जापान जो है वो पुनः हम कह सकते हैं रीमेन, यानी वो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बना रहेगा इन डॉलर टर्म्स अंटिल द अर्ली 2030 के शुरुआत तक। हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में तीसरी जो पोजीशन होगा वह मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि जापान की इकोनॉमी बना रहेगा। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि भारत जो है उसके बाद उसको पछाड़ेगी, है ना, पुश जर्मनी डाउन फ्रॉम द 4th to 5th। और फिर क्या करेगा कि जर्मनी जो चौथा पोजीशन पर है इसको 5वां पोजीशन पर भारत धकेल देगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब ऐसा नहीं कि भारत ऐसी केवल धकेल देगा या भारत अच्छे पोजीशन पे आएंगे, इसके लिए बहुत सारी चुनौतियां भी होंगे, चैलेंजेस भी होंगे, जिसे इसे करना होगा। देश की सरकार को रिफॉर्म्स भी करनी होगी, अनेक प्रकार के इकोनॉमिक स्टेप्स भी लेने होंगे, कहीं पर डिसिप्लिन हो सकता है तो कहीं पर हम लिबरल भी बन सकते हैं, तभी जाकर के हम कह सकते हैं अपने देश की इकोनॉमी को एक सही स्टेबिलिटी हम दे सकते हैं। अब बात होता है कि सीईबीआर का जो रिपोर्ट है इस आधार पर इन्होंने कहा कि जो हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम हम कह सकते हैं लूज किया है, यानी बहुत ज़्यादा लॉस किया है कोविड-19 के दौरान। और ये हमें इकोनॉमी को, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कह सकते हैं, मैन पावर को, साथ ही साथ कह सकते हैं प्रोडक्शंस को, जितने भी प्रकार के हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं सारे को क्या किया है? शॉक दिया है, यानी कह सकते हैं उसको नेगेटिव प्रभाव दिया है, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा क्राइसिस भी हुई है। तो ये जीडीपी ग्रोथ जो हुआ वो नीचे गिरा, और गिर करके हम कह सकते हैं 2019 में कितना हो गया? 4.2%, ठीक है। और जो कि हम देख सकते हैं पिछले 10 साल के इतिहास में ये निचले पोजीशन पर 4.2% पर आया, डाउन फ्रॉम जो हमारा 6.1% पिछले साल थे, यानी 2019 में 18 की बात करते हैं, अराउंड 8.3% ग्रोथ रेट रिकॉर्ड इन 2016। जबकि हम 2016 की बात करें तो भारत का ग्रोथ रेट जो रिकॉर्ड की गई थी वह 8.3% रिकॉर्ड की गई थी। और अभी हम वर्तमान में देखें तो 2019 में हमारा जो था 4.2% था, फिर हमने देखा कि लगभग 8.3%, लेकिन फाइनली हमने देखा कि 2016 में था 8.3 और 6.1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारे इकोनॉमी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होते गए हैं, गिरते गए हैं। कोविड-19 के लिए लेकर के जो सीईबीआर का जो रिपोर्ट आया उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट, भारत के लिए नहीं, बल्कि यदि एक अलग बात है कि ये भारत का ही रिपोर्ट है तो मैं भारत की बात कर रहा हूँ, बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, विश्व की जनसंख्या की बात करते हैं, तो वर्ल्ड जो हमारा पॉपुलेशन है वो इससे सबसे ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफिकल अफेक्टेड हुआ है, ठीक है। और इस आधार पर भारत की बात करते हैं, इकोनॉमिक तो हमारा कैटेस्ट्रॉफिक यानी इस डिजास्टर का एक पार्ट बना ही, ह्यूमन बॉडी भी बने, ह्यूमन पावर भी बने, है ना, मैन पावर भी बने। और जिसमें रिकॉर्ड किया गया कि दिसंबर का
जो मिडिल, यानी हम कह सकते हैं मिड दिसंबर, ठीक है, मिड दिसंबर 2020 जो हुआ, इसमें लगभग भारत की टोटल आबादी का लगभग ध्यान देख सकते हैं, है ना, 1,40,000 हमारा जो है भारत में रिकॉर्ड किया गया मृत्यु, ठीक है, 1,40,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। जबकि देखा जाए तो और सारे जो राष्ट्र हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जैसे यूरोप कह सकते हैं, अमेरिका कह सकते हैं, ठीक है, तो उसके अपेक्षा यदि भारत को देखा जाए तो बहुत कम मृत्यु दर को मापी गई है। और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पहले एक चैलेंज के रूप में भी लिया गया, या हम कह सकते हैं जिस तरह से प्रेडिक्शंस किए जा रहे थे कि जब ये सारे जो डेवलपिंग कंट्री है अपने आप को फेलवर होते जा रहे हैं, असफल होते जा रहे हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था या भारत तो अभी उस तरह से मजबूत भी नहीं है कि इसकी सामना कर सकता है। लेकिन कभी कभी गॉड थैंक्स भी हो जाता है ना, गॉड फॉर्चून भी हो जाते हैं, तो ऊपर वाले की कृपा, तथा कह सकते हैं एक सूझबूझ के साथ जो स्टेप्स लिए गए, लॉकडाउन का समय समय पर निर्धारण किया गया, तो ये कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो मृत्यु दर थी, जो डेथ रेट थी, इसमें एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कंपाइस देखने को मिला, लेसन करने को देखने को मिला। और इस आधार पर हम देख सकते हैं कि इट इक्वेट्स टू अराउंड 10 डेथ, यानी 1 लाख पर लगभग 10 की मृत्यु यहाँ पर देखने को मिला, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट हम कह सकते हैं भारत के लिए है कि यूरोप हुआ, अमेरिका, इससे बहुत कम यहाँ पर फिगर देखने को मिला, मृत्यु दर देखने को मिला। भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग जो मेजोरिटी है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भारत विश्व के सामने वैक्सीनेशन का जो हम कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है, तो ये इलाज वैक्सीनेशन का जो हम कैंपेन यानी प्रोग्राम चला रहे हैं, ये बहुत पुराना है। हम कह सकते हैं वर्ल्ड के लगभग सारे राष्ट्रों को भारत अभी जिस तरह से वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, तो 42 ईयर ओल्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। सबसे पहले याद रखें कि 42 साल का पुराना हमारा जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जिसको पुनः एक हम कह सकते हैं मेजोरिटी फॉर्म के आधार पर इसको जो है पुनः स्टेब्लिश किया गया है, शुरू किया गया है। और इसे एक बेटरमेंट पोजीशन, बेटरमेंट कह सकते हैं स्थिति को सुचारू बनाने हेतु सरकार ने इस तरह के स्टेप्स लिए। इस आधार पर हम कह सकते हैं जितनी भी डेवलपिंग कंट्री, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, भूटान की बात करें, इधर श्रीलंका की बात करें, सारे राष्ट्र जितने भी हैं, ये सारे मतलब डेवलपिंग कंट्री कहीं ना कहीं अपने आप को असफल हो चुके हैं, फेलवर हो चुके हैं। जबकि भारत भी उसी डेवलपिंग कंट्री में से है जो इस तरह के कोविड-19 ऐसे इतने बड़े कह सकते हैं डिजीज, ठीक है, को कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण उन्होंने एक्सेप्ट किया, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी लॉन्च किया। जितने भी डेवलपिंग कंट्री उसको वैक्सीनेशन भी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है, तथा अपने देश की जनसंख्या को भी बचाने में, प्रोटेक्ट करने में अपने आप को सफल रहा है। अभी इस आधार पर देख सकते हैं कि जो पोजिशन हुई, तो डेवलपिंग कंट्रीज टू रोल आउट कोरोना वायरस वैक्सीन इन 2021, तो हर राष्ट्र इस पर लगे हुए हैं, है ना। भारत इस पर कुछ ज़्यादा ही कार्य कर रही है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो भी यहाँ पर प्रभावित हुए सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आगे हम देखते हैं, तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि अप्रैल जून जो हमारा क्वार्टर थी, ठीक है, तो इस समय हमारा भारत का जो जीडीपी था, टू का मैसिव हिट, उस समय सबसे ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि ये हिट किया, सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित की गई, लगभग 23.9, यानी ओवरऑल हम यदि बात करें तो लगभग 24%, ठीक है, लगभग 24% जो था बिलो हुआ इट्स 2019 लेवल एंड इंटर्ड इनटू अ फेज ऑफ टेक्निकल रिसेशन। हम कह सकते हैं कि लगभग 24% रिसेस हुआ, निचली स्तर पर चली गई, जो कि हम कह सकते हैं गवर्नमेंट हुई या हमारे देश की जो पॉलिसी मेकर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती बना कि ऐसा क्या करना चाहिए जिसके द्वारा हम अपनी अर्थव्यवस्था को सही कर सकें। क्योंकि बात होता है टेक्निकल रिसेशन का, तो ऐसा क्या क्या हमें स्टेप्स लेना चाहिए जिसके द्वारा हम अपनी अर्थव्यवस्था को कम से कम जल्दी करें। और जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, ठीक है, कि भारत की जो अभी अर्थव्यवस्था जो बूस्ट कर रहा है यानी सर्ज कर रहा है, इसका साइज दिया गया है भी शेप, नाम दिया गया। भी शेप का मतलब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा तो हमारा डिक्लाइन हो चुका है, लेकिन अब क्या होगा, धीरे 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 यानी स्लोली क्या करेगा, बूस्टअप करेगा, यानी धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे अपने सही पोजीशन पर आएगा। तो इसको लेकर के अभी भारत की जो अर्थव्यवस्था वर्ल्ड में आया है, इसको दिया गया कि भारत की इकोनॉमी का जो शेप होगा वो भी शेप होगा। तो ये चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। तो इकोनॉमिक शॉक वाज so strong that nearly quarter of the country's economic activities were wiped out by the drying up of the
ग्लोबल डिमांड। तो क्या हुआ कि जिस तरह से भौगोलिक क्षेत्र या कह सकते हैं जो विश्व में जिस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिमांड हो रहे थे, तो मायने सी बात है कि जिस तरह से यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिए गए और जो खास तौर पे यहाँ के श्रमिक थे, लेबरर्स थे, या कह सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ थे, तो पूरा पूरा जब यहाँ पर कंप्लीटली हम कह सकते हैं जब इंडस्ट्री को बंद कर दी गई, तो जब पूरा कंप्लीटली जब बंद कर दी गई तो प्रोडक्शंस नहीं हुआ। जब प्रोडक्शंस नहीं हुए तो मायने सी बात है कि ना तो हम उसको एक्सपोर्ट कर पाया, है ना, और ना हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट भी कर पाए। जो हमारे पास पहले से कह सकते हैं प्रोड्यूस्ड थे, उसी चीज़ों को हमने कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया, कंज्यूम किया। ठीक है, तो माइनस यदि ये हुआ होता, प्रोडक्शन हुई होती, तो नो डाउट इसको हम एक्सपोर्ट किए होते तो इससे हमारे क्या होती है, एक सोर्स ऑफ इनकम भी बना होता, तथा देश की अर्थव्यवस्था के रूप में इसका एक बहुत बड़ा बेटरमेंट पोजीशन को देखने को मिला होता। और साथ ही साथ कह सकते हैं जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो डोमेस्टिक भी डिमांड था वो भी कंप्लीटली क्या हुआ, कोलैप्स हो गया। ठीक है, जिसके कारण देख सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का दाम अचानक ही बढ़ जाना, तो इस तरह की चुनौतियां से भी, या कह सकते हैं काला बाजारी की जो स्थितियां बनने लगी, तो इस तरह की भी चुनौतियां हमारे सामने आने लगे। अब बात करते हैं कि पूरे ओवरऑल जो भारत की इंडस्ट्री थे, वो सारे इंडस्ट्री में लगभग सभी का सभी अफेक्टेड हो गया या कोलैप्स कंप्लीटली हो गए। लेकिन भारत में एक हमारा ऐसा क्षेत्र था जिससे भी अलग बात है कि भारत सरकार हमें उसको इंडस्ट्रियल का पैमाना या इंडस्ट्रियल का कह सकते हैं अप्रूवल नहीं दिया है। जिस तरह से हर सारे चीज़ों को इंडस्ट्री का रूप दे दी, जिस भारत की ज़्यादातर आबादी जो अभी भी है वह कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, बार बार हम इस पर चर्चा कर रहा हूँ, और इस पर भी भारत में मुख्य रूप से किसानों का प्रेजेंट आंदोलन भी हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से किसानों को आंदोलन हो रहे हैं, और भारत की मेजोरिटी हम कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द हम पॉपुलेशंस की यदि हम बात करें तो ज़्यादातर हमारा जो पॉपुलेशन है वो हमारा एग्रीकल्चर तथा एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर, ये दोनों पर क्या है वो डिपेंड करता है। ठीक है, और ऐसी परिस्थिति में भी अभी हमारी भारत सरकार जो है एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का फॉर्म नहीं दिया है, इंडस्ट्री इसको अभी सरकार ने कंसिडर नहीं किया है, जो कि सरकार को इसको मान लेना चाहिए था। सबसे पहली बात ये, इसको इंडस्ट्री के रूप में यदि सरकार मान लेती है तो नो डाउट इससे किसानों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि अभी हम यदि वर्तमान की बात करें तो जो अभी एमएसपी की बात हो रहा है, तो एमएसपी का मतलब क्या होता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। इसका मतलब यही होता है कि जो भी किसान यानी फार्मर्स होते हैं, जो मतलब ये मैं पुरानी डेटा की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब एमएसपी का मतलब हम डायरेक्ट शब्दों में एक कहें कि इसमें ना तो किसानों को प्रॉफिट होगा और ना ही किसानों का लॉस होगा, यानी हम कह सकते हैं दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बात है कि ना आप प्रॉफिट होने दोगे ना लॉस होने दोगे गवर्नमेंट, तो बताओ भैया कि आप हमको कहाँ जाने दोगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में बनती है, और इसको लेकर के ही हमें लगता है कि आज जो ये आंदोलन है, जो कि हमें लगता है कि सरकार जो एमएसपी की चर्चा कर रहा है, ना तो प्रॉफिट देंगे ना तो लॉस देंगे, आपको बीचों बीच रखेंगे, यानी सही एक बैलेंस बनाने की जो बात हो रही, इससे किसानों की आय कभी भी दोगुना और चौगुना नहीं हो सकता। यह चुनौती सब दिन भारत के लिए बना रहेगा। बल्कि यदि देश की गवर्नमेंट को यदि ये चाहते हैं कि देश की जो हमारी फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनकी जो इनकम है वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, फोर्थ हो जाए, तो इसको लेकर के सरकार एमएसपी पे न चर्चा करके एमआरपी पर चर्चा करे, तो आई थिंक हमें लगता है कि ज़्यादा बेनिफिशियल होगा किसानों के लिए, कंज्यूमर के लिए और सारे लोगों के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होता है, मान लिया जाए कि आप एप्पल ही का फसल करते हैं, है ना, आपने 70 रुपये बेच दिया, 70 रुपये केजी बेचा, लेकिन आप ही मार्केट में जाते हैं तो आपको 100 रुपये केजी मिलता, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर हम एमआरपी पे सामान लेते हैं, और आपने क्या दे दिया, तो एमएसपी पे दे। तो इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी बनते जा रहे हैं। तो ये इनइक्वालिटी जो है, ये हम कह सकते हैं, ये इनइक्वालिटी से हम कभी भी किसानों को, जो लिबरलिज्म की हम बात करें या किसानों को वेलफेयरनेस की यदि हम वेलफेयर की बात करते हैं, तो ये हमें नहीं लगता है कि सफल हो पाएगा। और इसको लेकर के लगता है कि ये आंदोलन भी हो रहे हैं, और गवर्नमेंट को मेरा सुझाव है कि गवर्नमेंट को जो है एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री का रूप दे देना चाहिए, क्योंकि देश की ज़्यादातर जनसंख्या हमारा एग्रीकल्चर पर ही अभी भी डिपेंड है। खासकर कोविड-19 में तो कहना नहीं कि कितनी जनसंख्या हमें इसमें संलग्न हो गए, एक्सेलरेट कर गए। अब हम बात करते हैं तो पूरे जो हमारे पास सेक्टर्स थे, वो सारे सेक्टर्स में हमारा एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर था, वो बूस्ट करते गए, बाउंटीफुल हमारा रिजल्ट को दिया। अदरवाइज जितने भी हमारे पास सेक्टर्स थे, वे सारे के सारे सेक्टर जो थे वो निगेटिव की ओर गए, या कह सकते हो कंप्लीटली हरास्ट हो गए, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गए। ठीक है, तो इसमें हमारे बाउंटीफुल हमारा हार्वेस्ट हुआ, यानी हमारी फसल बहुत अच्छी हुई, और कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ बल्कि अनअफेक्टेड रहा, जिससे कि हम कह सकते हैं कि देश की जो एक बहुत बड़ी आबादी है, ये जो 130 करोड़ जो जनसंख्या है, ये सारी जनसंख्या को फुलफिल करने में हमारा एग्रीकल्चर ही काम किया। इसलिए गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का रूप देने का कष्ट करे। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि भारत की यदि हम पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो सारे इंडस्ट्री में देख सकते हैं, हम आपके सामने डेटा दे रहे हैं। इस डेटा के आधार पर देखा जाए तो जो हमारा इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको रिकवर करने में कहीं ना कहीं हमारा इंडस्ट्री के रूप में, सरकार तो नहीं दी लेकिन मैं बोल रहा हूँ इंडस्ट्री के रूप में, यानी हमारा एग्रीकल्चर जो है इसको रिकवर करने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन को दिया है, योगदान को दिया है। और ये सभी को मानना चाहिए। देश के पॉलिसी मेकर्स जो हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो थिंक टैंकर जो हैं, ये सारे लोगों को इस पर कंसिडर करना चाहिए, इस चीज़ों को चुनौतीपूर्ण लेना चाहिए कि आखिर ये समस्याएं कहाँ हैं, और यदि हम सभी चीज़ों को इंडस्ट्री का रूप दे रहे हैं तो एग्रीकल्चर को रूप क्यों नहीं दे रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंप्लीट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। अब प्रश्न होता है कि यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ इफेक्टेड सेक्टर कौन कौन से हैं, तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन वाला क्षेत्र है, कंस्ट्रक्शन वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा इफेक्टेड, इसमें -50% सोच सकते हैं कि यह -50% में चला गया है। ट्रेड, होटल और अदर सर्विसेज की बात करते हैं -47% चला गया है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं -39% चला गया। माइनिंग -23%, यानी ये जो हमारा सेक्टर्स है, ये सेक्टर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कोविड-19 के दौरान जो है ये अफेक्टेड हुआ है। ठीक है, और कह सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझने लायक है बात कि ये जो सेक्टर्स हैं ये हमारा मैक्सिमम क्या करते हैं, जॉब जनरेट करते हैं। और मायने सी बात है कि जब ये जॉब जनरेट करते हैं यही सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, सबसे ज्यादा निगेटिव जो प्रभाव यानी इफेक्ट जो पड़ा है ये सारे सेक्टर्स को पड़ा है। तो सोचने वाली बात है कि क्या रोजगार हमें अवसर मिलेगा, कभी नहीं हो सकता। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा जॉब मार्केट है, जो हमारा जॉब की अपॉर्चुनिटी है, यह कहीं ना कहीं डिक्लाइंड होगा। कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट की जो हम क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं वो यह हमारा अनएम्प्लॉयमेंट की ओर जाएगा। और साथ ही साथ इससे क्या होगी कि जो हम जैसे मान लिया जाए कि हम यदि मैन्युफैक्चरिंग की बात करें 39% नेगेटिव चला जाता है। आप देख सकते हैं होटल्स और ट्रेड की यदि बात करते हैं तो 47% हमारा नेगेटिव की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं इससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती हमारा बना हुआ है सबसे पहली बात। तो इससे क्या होगा, मैक्सिमम जो हम जो जॉब की मार्केट की बात कर रहे हैं ये क्या होगा, एक नेगेटिविटी की ओर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि बेरोजगारी बढ़ जाएंगे, और सरकार के लिए चुनौती होगी, हमारे जो सर्विस सेक्टर है उसके लिए चुनौती होगी, और भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे सेक्टर्स है उनके लिए भी चुनौती होगी। अब इस आधार पर हम देख सकते हैं, इसकी जो सिनेरियो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा इनकम आउटपुट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो हमारा फॉलिंग होते गया, गिरते गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, लोगों के जॉब जाना चालू हो गया। तो जो लोग एम्प्लॉयमेंट थे वो अनएम्प्लॉयड हो यानी डिक्लाइन होने चालू हो गया, यानी रोजगार से बेरोजगारी की ओर जाने लगे, और बेरोजगारी क्या हुआ, हमारा बढ़ता गया। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सारे इसमें आप पार्टों को आप यदि देखिएगा तो जैसे हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट में आप देख सकते हैं, जैसे आप देखिएगा तो ये हम जीडीपी ग्रोथ रेट की यदि बात करें तो अप्रैल से सितंबर के बीच में आप देखिए तो फर्स्ट हाफ जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का जो रिपोर्ट आया उसमें लगभग 15.7% जो हमने कंपेयर किया विद 4.8% ग्रोथ ड्यूरिंग द सेम पीरियड। यानी हम पिछला बात हम करते हैं अप्रैल सितंबर 2019 और 2020 का, ध्यान दीजिएगा। तो यदि हम 2019 और 2020 के बीच में यदि हम चर्चा करें तो जहां पर 15.7%, यहाँ 4.8%, इतना हमारा जो है इनइक्वालिटी देखने को मिला। वहीं जुलाई सितंबर लास्ट ईयर के यदि जीडीपी को देखा जाए तो वह 4.4% बढ़ा था, लेकिन अभी हमने देखा कि डायरेक्ट हमारा क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, 4.8% हमारा डिक्लाइन हुआ। अब भारत हमारा एक री इमर्जिंग इंडिया कैसे बनेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भारत को यदि री इमर्जिंग इंडिया हमें बनाना है, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, ठीक है, तो बनाने के लिए ऐसे क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे, ऐसे क्या क्या चुनौतियां होंगी, उसको लेकर के करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं जो खास तौर पे ग्रेजुअली लिफ्टेड हैं। मेनी पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी वर एबल टू स्प्रिंग बैक इनटू द एक्शंस। सरकार को भी जरूरत है कि कड़ी से कड़ी उस पर और निर्णय ले सके, एक्शंस ले सकते हैं। ऑल्दो आउटपुट रिमेंस वेल बिलो प्री पैंडेमिक लेवल्स, जो कि हम सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे हमारे आउटपुट है जो एकदम नेगेटिव रिसेशंस की ओर चला गया है, उसके बावजूद भी उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। एन इम्पोर्टेंट ड्राइवर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज रिकवरी। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी को सबसे बड़ा यदि रिकवर करने की जो सेंस है वो हमारा क्या है, एग्रीकल्चर। अभी हम जस्ट चर्चा किया, क्योंकि ये बॉन्टीफुल हमें रिजल्ट को दिया है। ठीक है, तो इसको और सरकार को बढ़ाने की आवश्यकता है, इसमें सरकार को और कार्य करने की आवश्यकता है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी इसमें इकोनॉमिक रिकवरी की हम बात कर रहे हैं तो सरकार को डेवलपमेंट और कोविड-19 से पैंडेमिक से रिलेटेड जो है हमारा इंटरनेशनली हम ट्रेड की बात करें या हम डोमेस्टिकली की बात करें, इंडिजीनियस की बात करें, ये सारे चीज़ों को गवर्नमेंट के क्या है, इसको स्पॉन्सर्ड करने की आवश्यकता है, एक्सेलरेट करने की आवश्यकता है। अब हम 2016 की यदि
डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं तो उस समय से देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी भारत की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्शियल एफर्ट्स बना हुआ है। कुछ विपक्ष होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है बहुत चौपट हुई है। तो एक कुछ क्षण के लिए माना जा सकता है, लेकिन लिबरलाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन बात होती है कि गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर के प्रति, एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रति बहुत ज़्यादा लिबरल होने की आवश्यकता है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक का जो बेनिफिट है वह बहुत अच्छा मिल सके। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि CBER का रिपोर्ट कह रही है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर यदि हम देखें तो इस तरह से हम स्टेप्स लेंगे और अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं सरकार की जो इस तरह से स्टिमुलस, जो स्पेंडिंग रेस्पॉन्स गवर्नमेंट जो कोविड-19 क्राइसिस के दौरान ली है, इसमें हम कह सकते हैं बहुत सिग्निफिकेंट रिस्ट्रेंट भी गवर्नमेंट ने की है। और बहुत सारे ऐसे हमारे इकोनॉमी के और सारे पार्ट्स हुए जिस पे भी काम किए, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में 2020 में जो हमारा टोटल जो GDP डेब्ट था वह लगभग बढ़ करके 89% हो गया। तो यह जो है देश के लिए बहुत बड़ा चुनौती बन गया है, क्योंकि जो हमने कर्ज लिया था उसका हमारा GDP का समझिए 89% इसका एक बर्डन हो गया। तो एक बहुत बड़ा चुनौती बना हुआ है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि इंडिया कि यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बोटलनेक की बात करते हैं तो इसमें भी ये अपने आप को एग्जिस्ट करती है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट जिस तरह से जिस एरिया में किए जा रहे हैं तो पोटेंशियल है, लेकिन उसमें और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हम सिग्निफिकेंटली प्रोडक्टिविटी गेन की यदि हम चर्चा करते हैं तो उसमें और सारे स्टेप्स लेने की आवश्यकता होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी जब हम आगे और बढ़ा रहे हैं और इकोनॉमी से हमारा बहुत ज़्यादा यदि एक्सपेक्टेशंस है, तो जो क्षेत्र बहुत ज़्यादा हमें कंट्रीब्यूट हमारी इकोनॉमी में कर रहा है वे सारे चीज़ों पर सरकार को कह सकते हैं सबसे पहला फोकस होना चाहिए। ठीक है, IBU जो साइट कहा जाता है, गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जैसा कि अभी इस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको थोड़ा सा यदि बताने की कोशिश करूं तो आप थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे भी कि यदि हम वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था की बात करें, कि रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं, तो यदि हम वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में भारत के लिए जो प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं, तो भारत के प्रेडिक्ट हम यदि देखते हैं तो NCAER इसकी जो रिपोर्ट है, इसके आधार पर भारत की जो कह सकते हैं एस्टिमेशन जो है वह एस्टिमेशन था कि जनवरी से लेकर के मार्च 2021, ध्यान देंगे जनवरी मार्च 2021 के बीच में जो होगा, जब यहाँ पर जब एस्टिमेशंस होगी, ठीक है, तो एस्टिमेशंस के आधार पे भारत की जो अर्थव्यवस्था होगा यानी भारत का जो GDP होगा, यह GDP में लगभग 2% का क्या होगा, हमारा ग्रोथ होगा, यानी 2% लगभग बढ़ेंगे जनवरी से मार्च 2021 में। ये NCAER का रिपोर्ट आया। उस आधार पे आप देख सकते हैं कि इससे क्या हुआ कि लगभग 2021 से लेकर के 2022 की यदि हम बात करें तो 2021 से 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 10% जो होगा ये बूस्टअप होगा, मतलब कह सकते हैं कि वृद्धि को इसमें दर्ज करने की कोशिश दर्ज किया जाएगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं NCAER जो है इन्होंने रिपोर्ट दिया कि ऐसा माना जाता है कि भारत का यानी इंडिया के जो GDP होगा यानी ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लगभग 12.6% का क्या होगा, बूस्टअप देखने को मिलेगा। बूस्टअप का मतलब कह सकते हैं ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन यदि हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करें, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ध्यान दीजिएगा, तो यदि हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करें तो इनकी जो प्रेडिक्शन है भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के, भारत के GDP को लेकर के, इनका कुछ और अलग है। इन्होंने जो दिया है, भारत की सरकार के सामने जो रिपोर्ट आई है, इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में भारत की जो GDP में होगा यह -9% यानी निगेटिव की ओर पहले बढ़ेगा, ठीक है, पहले तो 9% बढ़ेगा ऋणात्मक और फिर जाकर के रुक जाएगा 7.7% पे, यानी कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो इसका एस्टिमेशन है वह 9% निगेटिव की ओर है, लेकिन इसे घटा करके उन्होंने -7.7% पर फाइनली रख दिया है। और इस आधार में कह सकते हैं कोविड-19 में जिस तरह से आया तो कह सकते हैं कि एक नेगेटिव इफेक्ट हो देगा। इससे पहले भी हमने देखा कि लगभग हमने 7.5% हमारा नेगेटिव इकोनॉमी को कह सकते हैं एस्टिमेशंस को हमने यहाँ पर स्टडी कर पाया। इसके अलावा यदि हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, नीति आयोग जो प्रेडिक्ट किया है, जो उनका अनुमान है, ठीक है, तो उसका जो एस्टिमेशन है, इस एस्टिमेशन के आधार पर देखा जाए तो 2021-22 का जो हमारा इकोनॉमी है, ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि लगभग मार्च 2022 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में जो होगी एक हम कह सकते हैं ग्रोथ रेट को दर्ज किया जाएगा, ठीक है, यानी इसमें थोड़ा सा बूस्टअप आएगा। ये नीति आयोग का रिपोर्ट आ रहा है। RBI का जो रिपोर्ट आ रही है, RBI ने कहा कि 2020-21 में जो गवर्नमेंट ने इसमें कुछ सुधार जो किया, रिफॉर्म किया, तो रिफॉर्म के आधार पे कहा कि आर्थिक जो हमारा इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है वह माइनस में, तो यानी RBI की मैं बात कर रहा हूँ, RBI ने कहा कि वो तो माइनस हमारा 7.5% गया ही है,
ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये माइनस यानी इससे पहले यदि हम 7.5% से पहले बात करें तो आरबीआई का पहला जो था वह 9 पॉइंट समथिंग था, यानी 9.5% निगेटिव था। लेकिन बाद में अनलॉक होने के बाद जिस तरह से स्थितियां सुधरती गई, मार्केट सुधरते गए, प्रोडक्शंस और बहुत सारे जो सेक्टर जो कम्प्लीटली जो कोलैप्स की ओर जा रहे थे उसमें धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं आरबीआई ने सुधार किया। जो उन्होंने पहले 9.5% माइनस में बताया था कि भारत की जीडीपी जाएगा, वह घटाकर लगभग 7.5% पर लेकर के आ जाती है। उसके बाद इकरा रेटिंग जो होता है, इकरा रेटिंग का भी अपना अलग रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में -7.8% का गिरावट दर्ज किया जाएगा, ये इकरा का है, ठीक है। तो इसका भी अपना एक रिपोर्ट है। इस आधार पर कह सकते फिर आईएमएफ है, तो आईएमएफ ने कहा कि लगभग 7.5% की गिरावट दर्ज की जाएगी, 7.5% का जो का डिक्लाइन भारत की अर्थव्यवस्था में होगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर आगे बोला कि जबकि हम कह सकते हैं कि इससे पहले यदि 7.5 से पहले देखें तो आईएमएफ का जो था 10% नेगेटिव की चर्चा की गई थी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लगभग धीरे धीरे सारे जितनी भी वर्ल्ड की एजेंसियां हैं वो सारे भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के अपने अपने एस्टिमेशन देना चालू कर देते हैं। तो सोचने वाली बात है, ये सारे जो हमारे पास एस्टिमेशन है, सारे एस्टिमेशन को लेकर के सरकार को चौकन होना होगा, वाचफुल होना होगा, उसको और स्टेप्स लेनी होगी। अब बात करते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है यदि आगे बढ़ना चलता है तो गवर्नमेंट का इसमें एक बहुत बड़ी अप्रोच होनी चाहिए, खासतौर पे किस लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर या का सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपेंडिचर होंगे या स्पेंडिंग होंगे, और खासतौर पर पोस्ट कोविड यानी कोरोना वायरस जो हमारा हुआ उसके बाद जब हम रिकवरी करते हैं तो उसके बाद जितने भी चैलेंजेस होंगे वे सारे चैलेंजेस से बचने के लिए सरकार के स्टेप्स भी लेने होंगे। निकी मैन्युफैक्चरिंग जो परचेजिंग मार्केट इंडेक्स है उन्होंने कंपाइल किया आईएचएस मार्केट, और उन्होंने कहा कि आफ्टर नवंबर है ना, यानी 56.3% उन्होंने डिक्लाइन यहाँ पर एस्टिमेट किया, और जो बढ़ करके लगभग 58.9% अक्टूबर में सबसे हाई पोजीशन पे कह सकते हैं, सबसे हाई पोजीशन पे आ जाता है। और लेकिन क्या हुआ कि कोविड-19 का जिस तरह से एक नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे थे और जब अनलॉक हुआ धीरे धीरे कह सकते हैं फेस्टिव पर्व त्योहार के जब समय आए तो धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि उसमें एक बहुत बड़ी उन्नति या उसमें बहुत बड़ी आप कह सकते हैं रिफॉर्म देखने को मिला, सुधार देखने को, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। और फेस्टिव सीजन में हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे अच्छी परिस्थितियां बनी देश की इकोनॉमी में, ठीक है। देश में जो भी गुड्स एंड सर्विस उसका डिमांड भी बहुत होने लगे, है ना। हाइट फेस्टिविटी एंड पैंडेमिक कोरोना टाइम में जो उनकी डिमांड घट गई थी उसमें भी बहुत बड़ा हम कह सकते हैं डिमांड होना चालू हो गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे तेजी से हम कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी होना स्टार्ट हो गया है। अब इस आधार पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर फर्स्ट साइट इंडियन इकोनॉमी की यदि हम बात करते हैं तो इकोनॉमी की जो एक्टिविटीज है उसमें रिकवरी सबसे पहला जो गवर्नमेंट के सामने या किसी के सामने जो सबसे बड़ा चुनौती है, चैलेंज है, वह है रिकवरी का। और इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं वह है हमारा डिमांड है और हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यूबीएस जो रिसर्च है उन्होंने बताया है कि यह बात हमें मानना चाहिए कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वह लगभग 20 लाख करोड़ रुपया जो है वो लॉस किया है ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। तो कोरोना वायरस के कारण लगभग 20 लाख करोड़ रुपया का भारत का जो है लॉस हुई है, ठीक है, ड्यू टू द पेंडेमिक एंड इक्वलिंग टू 10% ऑफ कंट्रीज जीडीपी, जो हमारा भारत का जीडीपी का लगभग 10% है ना। और यह हमारा अप्रैल सितंबर 2020 का, यानी अप्रैल से लेकर सितंबर 2020 के बीच का ये हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, जो हम कह सकते हैं कि कोविड-19 के कारण खर्च हुए, और ये यदि पैसा बचा होता तो देश के विकास में इसका प्रयोग किए गए होते। अब आगे देखते हैं तो ये रिसर्च जो है ये भी बताता है कि इतने बड़े कह सकते हैं पेंडेमिक होने के बावजूद जिस तरह से तेजी से यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, है ना। तो इस आधार पे कह सकते हैं सबसे पहला जो हमारा सर्विस सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग कर रहा है, संघर्ष से गुजर रहा है। रिसर्च ये भी बताता है कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सरकार को बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनको उन्होंने सजेस्ट किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है रिकवर तो हो रही है लेकिन लॉन्ग टर्म में लेंगे, ठीक है। आई विल डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ग्रोथ, और ये लॉन्ग टर्म के साथ ही साथ कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट और इनकम का जो ग्रोथ होगा इस पर भी डिपेंड करेगा। परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन इज अनदर फैक्टर। माइनस सी बात है कि जब हमारे पास प्रोडक्शन नहीं हुए, ठीक है, पूरे के पूरे जब ठप हो गए तो माइनस बात गुड्स एंड सर्विसेज का जब प्रोडक्शन नहीं हुआ डिमांड तो होगा ही, कंजप्शन तो होगा ही, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लेशन भी होना स्वाभाविक बनता है, ठीक है।
तो विच कुड डिस्टर्ब द इकोनॉमिक रिकवरी। तो इस तरह की चीजें जो होंगी, जब माइनस इन्फ्लेशन जब होंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी रिकवर होने में थोड़ा सा और हमें संकट होगा, थोड़ा चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन वुड रिमेन, और भारत की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मीडियम टर्म टारगेट के आधार पर लगभग 2 से 6% तक इसको जाने देगा, इसको रिकवर करेगी, इसको रोकने के स्टेप्स उठाएंगे। लिविंग द सेंट्रल बैंक लिटिल स्पेस टू इस मॉनेटरी पॉलिसी फर्दर। और आगे जाकर के मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारा मौद्रिक नीति होगा उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव करेगा, और उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव के साथ साथ कर सकते चेंजिंग भी होगा। और इसमें सरकार के जो प्रोजेक्ट किए गए हैं, तो प्रोजेक्टेड जो जीडीपी सरकार के ग्रोथ रेट डज इंडिकेट दैट द वर्स्ट इज ओवर। अब वो गवर्नमेंट कहती है कि जो हमारा चिंता का समय था, या कह सकते बुरी दिन जो चल रहे थे, बैड डेज जो चल रहे थे, वह लगभग समाप्त हो गया। लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं, इंडिकेट ऐसा करता है कि इकोनॉमी रिकवर्ड, लोस्ट ग्राउंड ऑफ सरपास, लेकिन अभी भी ये इस तरह से गतिविधियों से भी गुजरा नहीं है। हम कहते हैं जो हमारा इंडिया रेटिंग्स का जो रिपोर्ट है इसके आधार पर बताया गया। अब हम देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के जो हमारा अभी आकार है फाइनेंशियल ईयर 2020 में हम देख सकते हैं, तो वह था 145.66 लाख करोड़ का हमारा था। ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस, एक कांस्टेंट प्राइस के आधार पर हमारा 145.66 लाख करोड़ का रहा। फर्दर इसके अलावा हम कह सकते हैं जो एस्पेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किया गया था 4% 1 ईयर, है ना, वो था 134.33 लाख करोड़ रुपया, जो फाइनेंशियल ईयर में बढ़ करके 9.6% हो गया, और ईयर ऑफ द 147.17 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 22। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स इंडियन रेटिंग्स, इंडिया रेटिंग्स के आधार पर बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रही है। अब हम बात करें रिसिलियंस रिकवरी बाय इंडिया, भारत में जो तेजी से हो रही है, क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो जैसा कि ग्लोबल जो इकोनॉमिक रिकवरी के आधार पर यदि हम चर्चा करें, तो उस आधार पर हम देख सकते हैं, इस आधार पे हम देख सकते हैं कि सेकेंड वेव्स ऑफ द इन्फेक्शन, जिस तरह से दूसरा फिर कोरोना के जो अभी हम कह सकते हैं कि जो वेव्स आए हैं, ठीक है, यह बहुत स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन इन सेवरल कंट्रीज, बहुत सारे राष्ट्र में इसको लगा भी दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं ब्रिटेन की बात हम यदि करें, अमेरिका की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे राष्ट्र जो है इस पे स्टेप्स भी लेना चालू कर दिए हैं। ठीक है, इंडियाज इकोनॉमी इज राइडिंग अगेंस्ट द कोविड-19 वेव, और भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन भारत का अपना अलग स्टेप्स है। ठीक है, विद परसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमी इंडिकेटर देखें, अभी हम जस्ट चर्चा किया था वी सेट का, लेकिन ये सारे सेकेंड वेव्स होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेजी से रिकवर हो रही है, और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी जो इंडिकेट किया जा रहा है वह वी सेट रिकवरी के सेंस में किया जा रहा है। मतलब बहुत हम कह सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी बहुत फॉल हुआ है, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये हमारा अप करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने क्या कहा, भी सेप जो है भारत की अर्थव्यवस्था को दिया गया है। न्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखा जाए तो इन्होंने डाउन किया विद अप्रूवल ऑफ लॉन्ग अवेटेड कोविड-19 वैक्सीन एंड इनिशिएशंस इन द वैक्सीनेशन ड्राइव्स इन द वेरियस कंट्रीज। पूरे विश्व के बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिसको भारत ने उनको वैक्सीन भी उपलब्ध कराया है, और जो कि हमने जस्ट देखा था कि 42 साल पुराना जो हमारा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में हम एनर्जी लगा चुके हैं, उसको हम एक्टिव कर चुके हैं, है ना, और उस आधार पर हम उस पर काम कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में इस तरह के यदि पेंडेमिक होते हैं तो उसे हमें बचा जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा 2021, 20, 21, 22 का जो हमारा बजट आया, इसमें भी हम देख सकते हैं कि भारतीय चिकित्सा यानी हेल्थ सेक्टर को यदि देखा जाए, तो हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से पहले से प्रेडिक्शन किए जा रहे थे, एस्टिमेशन लगाए जा रहे थे कि गवर्नमेंट इस पे लंबी स्टेप्स लेगी, और सरकार ने स्टेप्स भी लिया, और देखने को मिला कि इस पे एक पॉजिटिव एक्टिविटीज को किए जा रहे हैं, और अच्छी खासी इस पे सरकार ने अप्रूवल भी फंडिंग को दे चुके हैं। अब आगे देखते हैं, तो इस आधार पर कह सकते हैं गिव्स स्ट्रेंथ टू द ऑप्टिमिज्म। तो सरकार कहती है कि अब इस तरह की जो होगी इसको हम एक सकारात्मक दृष्टि से, एक आशावादी के रूप में देखेंगे, बोथ फॉर हेल्थ एंड इकोनॉमी, है ना, चाहे हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे हमारा इकोनॉमिक का क्षेत्र हो। डिस्पाइट कंटिन्यू सर्ज इन द ग्लोबल केसेस, जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में इसके केस बढ़े हैं, पोटेंशियल चैलेंज फॉर द म्यूटेंट स्ट्रेन, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ नहीं थे, उसके बावजूद भी हम इसकी सामना बहुत अच्छा से कर लिया। अब है एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, विच क्लॉक 3.4% ग्रोथ इन द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स, यानी 2020-21 में फर्स्ट 2 क्वार्टर में देखा जाए तो हमारा जो एग्रीकल्चर था 3.4% हमारा ग्रोथ एक कर सकते हैं रिकॉर्ड किया। ठीक है, एंड रिमेन्स द ब्राइट स्पॉट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में चमकता हुआ एक कह सकते हैं सेक्टर के रूप में इन्होंने कार्य किया। द रिव्यू पॉइंटेड टू 2.9% राइज इन द रबी, जैसा कि देख सकते हैं रबी फसल में लगभग 2.9% का हमारा राइज हुआ है ना, दिस ईयर अलोंग विद द एक्सेलरेटिंग ट्रैक्टर सेल्स भी बढ़े हैं। सजेस्ट रूरल डिस्ट्रेस हैज बीन सक्सेसफुली एड्रेस्ड बाय द प्रधानमंत्री गरीब
कल्याण योजना, जो सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सरकार ने लाया, तो इस तरह की चीज़ों के द्वारा भी हम कह सकते हैं कहीं न कहीं किसानों को कह सकते हैं इनकरेजमेंट करने के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह से स्टेप्स भी लिए। अब प्रश्न होता है कि इस तरह की जो चुनौतियाँ, ये सारी चुनौतियाँ से बचने के लिए और भारत के सामने क्या-क्या समस्याएँ, फाइनली हम यदि कंक्लूज़न की बात करें, तो भारत को अब क्या-क्या करना चाहिए? फाइनली इनके पास अब क्या है? तो भारत में सबसे पहला यदि हम देखते हैं, तो जिस तरह से हम बहुत तेज़ी से अपने रिकवर इकोनॉमी को बकिंग द ग्लोबल ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी चैलेंज समाप्त नहीं हुआ है। चैलेंज हमें सामना करना पड़ेगा। और यह हुआ कि भारत भी एक हमारा डेवलपिंग कंट्री है, एक विकासशील राष्ट्र है, और यहाँ का हम कह सकते हैं जो प्राइम नीड है वह है हमारा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, सबसे ज़्यादा रोजगार मुहैया कराना। ये हमारी सरकार की, ये हमारे सेक्टर्स का एक सबसे बड़ा चुनौती है जिसका वो सामना कर रहे हैं। एंड एडिस द इशूज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, और साथ ही साथ जो महंगाई है, इस महंगाई पर सरकार को काबू करने की जरूरत है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है ना, हैज़ बीन परफॉर्मिंग पॉजिटिवली। तो जिस तरह से एग्रीकल्चर हमारा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, एक सकारात्मक हमें इंडिकेशंस दिया है, लेकिन अदर सेक्टर्स बिलोंगिंग टू सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी टूक द बिगेस्ट हिट। लेकिन वही हम यदि सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, टर्टियरी सेक्टर की बात करते हैं, तब ये सारे और सारे जितने भी सेक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा निगेटिव उन पे हिट किया गया है, अफेक्टेड हुए हैं। तो डिस्पाइट कांस्टेंट ग्रोथ इन जीडीपी, जिस तरह से हम कह सकते हैं इस तरह से कांस्टेंट हमारा जो जीडीपी में जो ग्रोथ हो रही है, हुई है, इट विल बी हार्ड टू रिकवर द लॉसेस। तो इस तरह के जो हमारा हानि हुई है, लॉसेस हुई, उसको रिकवर करना बहुत कठिन होगा। एंड मैनी रिफॉर्म्स, बहुत सारे हमें सुधार की आवश्यकता भी होगी। एंड पेनफुल एडजस्टमेंट्स आर नीडेड टू अपलिफ्ट द नेशन, और बहुत सारी हमें कठिनाई का सामना भी करना पड़ेगा जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी को पुस्टअप करेंगे। द क्लचेस ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि हमारे पास गरीबी है, गरीबी से निजात पाना है, बेरोजगारी से बचना है, और इन्फ्लेशन से बचना है। तो इस तरह की जो चुनौतियां, ये सारी चुनौतियां से हमें बचना होगा। और ओवरऑल यदि हम बात करें, तो ये सारी जो चुनौतियां हैं अभी भी हमारे सामने ये चुनौतियां बनी हुई हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह से क्या क्या सरकार स्टेप्स लेती है, अब हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम अगले टॉपिक के साथ फिर आपके सामने मिलेंगे। अगला हो सकता है कि भारतीय इंडियन इकोनॉमी का हम बजट लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।